नर्सिंग होम के बिस्तर पर कई तरह की मशीनों से घिरी बेहोश पड़ी एक युवा खूबसूरत लड़की चिल्ला रही है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अंडरस्को मैं मरने वाली हूँ। प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। बेहोशी की हालत में भी लड़की खुद को किसी से बचाने की भरपूर कोशिश कर रही। ये युवा लड़की आम लड़कियों से कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है, मगर इस वक्त उसके शरीर के जख्मों उसकी खूबसूरती पर दाग लग चुकी थी। इस लड़की के शरीर पर जख्मों को देखकर यह साफ है कि लड़की के साथ कुछ भयानक हुआ है, जिसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके शरीर पर जो निशान है, उसकी चीखें साफ बता रही हैं, लड़की के साथ क्या हुआ। और जिसने भी ये किया है, उसने दरिंदगी की हर हदें पर कर चुकी थी, जिसका परिणाम ये लड़की इस वक्त मौत से जूझ रही है। ये लड़की बेहोशी की हालत में भी अपनी आंखों के सामने वो नजर देख पा रही थी, जहां एक भयानक दरिंदा उसे नोचकर खा रहा था। और वह दरिंदा कोई इंसान नहीं, एक दो पैरों पर चलने वाला नरभक्षी भेड़िया था, जो बेरहमी बरसा रहा था उसके ऊपर। इधर दो नर्सें इस समय लड़की को शांत करने की कोशिश कर रही थीं, परंतु वे उस पर बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं ला पा रही थी। उसके बगल में खड़ी लगभग उसी उम्र की एक और लड़की रोते हुए एक कमरे में भाग गई। कमरे के अंदर का हाल देखकर लड़की हैरान हो गई। पूरे कमरे के अंदर का फर्नीचर किसी ने बड़ी ही बेरहमी से तोड़ फोड़ दिया था। नेहाल, अगर तुम इस तरह टूटोगे तो तुम ही बताओ उसे कैसे संभालोगे। प्लीज यह अंडस को ऐसे मत बिखरो, संभालो खुद को। उसे संभाल नहीं पा रही हूँ। उसका इंटरनल ब्लीडिंग बढ़ गया है। बेहोशी की हालत में भी वह बेकाबू हो चुकी है, नहीं संभाल पा रही हूँ। न जाने कितने जानवरों ने उसके शरीर को नोचा है। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई है। सुबह से लेकर रात हो गई, फिर भी वो थोड़ी थोड़ी देर में बेहोशी में चीख रही है और रो रही है। मैं जब से आई हूँ, तुमसे पूछ रही हूँ, उसका ऐसा हाल कैसे हो गया। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की वेशभूषा में घुटनों के बीच बैठा एक युवक, लाल चमकीली आंखों से सामने बैठी युवा लड़की की ओर आंखें फाड़कर देखते हुए बोला। केवल एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश होने से पहले बताया था, उसने उसे ट्रीटमेंट करते हुए मैं स्पष्ट रूप से समझ चुका हूँ कि यह एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। 8 से 10 लोग रहे होंगे। रिया, सी इज माई वर्ल्ड, माई यूनिवर्स। और जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है, उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। ये बात कहते हैं, नेहल को कुछ याद आता है, तो वह अपने निजी नर्सिंग होम के उस कमरे की ओर भागता है, जहां बेहोश लड़की चिल्ला रही थी और किसी से बचने के लिए भरपूर कोशिश कर रही थी। नेहल एक इंजेक्शन लेता है और उसे लड़की के शरीर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद लड़की शांत हो गई। फिर नेहल ने प्यार से उस प्यारी मासूम लड़की के चेहरे से आंसू पोंछे। इसका ट्रीटमेंट करने के बाद प्यार से उसका सर सहलाते हुए अपने मन में बोला, मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हें इस हालत में डाला है। इतना कहने के बाद उसने लड़की के नाखून से कुछ निकाला और सावधानी से उसे एक प्लास्टिक के आवरण में रख दिया, और उसे लेकर नर्सिंग होम से बाहर निकलने से पहले उसने रिया की ओर देखा और कहा। उसकी मां ने उसके भाई ने फोन करके खबर लेना जरूरी नहीं समझा, इसलिए उन्हें बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेघा ने कई बार फोन किया, मगर मैं नहीं फोन नहीं उठाया। वह फिर से फोन करेगी तो तुम उसे बता देना। हमेशा की तरह वह पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए वह किसी से बात नहीं करेगी। सही समय आने पर वह स्वयं सभी से संपर्क करेंगे। वहीं दूसरी ओर घने जंगल के बीच में एक कॉटेज ही। कॉटेज का नाम हेल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, वास्तव में भी ये बिल्कुल हेल है। अलग अलग कोठरियों में अलग अलग तरह के कैदी थे, जिन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था। इस कॉटेज में भेड़िए, बाघ, लकड़बग्घे जैसे खूंखार जानवर रखे हुए हैं। इस कॉटेज के एक कमरे के अंदर जहां धीमी सी रोशनी चमक रही है, वहां पर 3 लड़के घायल प्रेम हैं। उनकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि उन्हें बेरहमी से पीटा गया है। उनके सामने एक अत्यंत सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक लड़का अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था और भावशून्य दृष्टि से उन लड़कों को देखे जा रहा था। लेकिन उनकी ठंडी निगाहें तेज और उग्र थी, गुस्सा साफ झलक रहा था।
तीनों लड़कों में से एक ने रेहान के सामने अपनी जान की भीख मांगी और रोते हुए कहा, सर सर प्लीज हमें गोली मार दीजिए, हम हंसते हंसते मर जाएंगे, लेकिन कृपया हमें उसके हवाले न करें। वह इंसान नहीं, इंसान के भेष में छिपा हुआ एक भयानक राक्षस है। ये बात सुनकर दूसरे लड़के ने लगभग रेहान के पैर पकड़ लिए और कांपते हुए अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मैंने स्वयं उसे एक भयानक राक्षस में परिवर्तित होते और अपने साथी को एक मारते हुए एक साथ देखा है। प्लीज आप मुझे बताइए कैसे मरना है, हम खुद को मार डालेंगे, लेकिन कृपया हमें उसके गाबाले मत कीजिए। रेहान बड़ी बेरहमी से उसके पैरों पर गिर पड़ा, उन दोनों लड़कों को लात मारकर खुद से दूर करते हैं और बड़ी क्रूरता से अपने दांत पीसकर बोलता है, तुम्हारी गलती माफी के लायक है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें इस बड़ी ही गलती कर दी, उस गलती की वजह से कुछ ऐसा हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। अगर मैं तुम्हें मारता तो शायद तुम्हारी तकलीफ कम होती, लेकिन तुम लोगों की गलती बहुत बड़ा है। इतना कहते ही रेहान ने अपने आसपास खड़े गार्डों की ओर इशारा किया। उसका इशारा समझते ही गार्ड्स ने अपनी असलियत दिखा दी कि वे वास्तव में इंसान नहीं हैं। इस नज़ारे देखते ही उन लड़कों की हलक में अटकी हुई जान निकल को कागर में हो जाती है और वो वहीं बैठकर पेशाब कर देते हैं। रेहान ने उन्हें ऐसी हालत में देखकर अपनी समझदारी का परिचय दिया और कुटिल मुस्कान के साथ कहा, हमारे किंग को राक्षस कहने के लिए तुम लोगों को दंडित न कर पाने से हमें दुख हो रहा है। इतना कहने के बाद रेहान कुछ और कहने ही वाला होता है कि कॉटेज के बाहर कार रुकने की आवाज सुनाई देती है और वहां से जाने से पहले उन लड़कों को और गुस्से भरी नजरों से घर कर देखकर बोलता है, तैयार हो जाए, तुम लोगों को नरक का वो दृश्य देखने को मिलेगा जिसके बारे में तुम लोग सपना देख रहे हैं। तुम लोगों के साथ उससे भी कई गुना दर्दनाक और डरावना होगा। इतना कहने के बाद वह एक पल भी वहां नहीं रुका और तुरंत बाहर चला गया। रेहान ने बाहर आकर देखा तो 10-12 कारों की लंबी कतार खड़ी थी। इसी बीच रेहान ब्लैक इनोवा के सामने गया और कार का दरवाजा खोल दिया। 30 साल का एक हैंडसम जवान लड़का अंदर से बाहर आया। उसका और पर्सनैलिटी इतना दमदार था कि कोई भी लकड़ी देख तो एक ही पल में पागल हो जाए। सबसे सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला 8 पैक 6 फीट लंबा गोरा, एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून रेयान श्रोयर। जैसे ही लड़कियां उनकी एक्टिव पर्सनैलिटी को देखती हैं तो उनकी दीवानी हो जाती हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे एक भयानक रूप भी छिपा होता है। उसने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और कार से बाहर निकलकर रेहान की ओर देखा और बहुत ठंडे स्वर में कहा, 1 मिनट लेट है, उसे ले जाओ, बहुत दिन हो गए उन्होंने किसी जीवित इंसान को खाया है, आज उन्हें भी थोड़ा जिंदा इंसानी घोस्ट का मजा लेने दो। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए रेयांश लंबी टांगे बढ़ाकर रॉक से चलते हुए कॉटेज के अंदर चला गया। रेयांश रॉय 30 साल का सुंदर, अच्छा दिखने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लेकिन बहुत ही असभ्य, घमंडी और घातक स्वभाव वाला एक हृदयहीन बिजनेस टाइकून भी है। लेकिन उसका एक बड़ा रहस्य है जिसे वह और उसका परिवार सदियों से मानव समाज में छुपाते आ रहे हैं, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। रेयांश रॉय 30 साल का सुंदर, अच्छा दिखने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला, लेकिन बहुत ही असभ्य, घमंडी और घातक स्वभाव वाला एक हृदयहीन बिजनेस टाइकून भी है। लेकिन उसका एक बड़ा रहस्य है जिसे वह और उसका परिवार सदियों से मानव समाज में छुपाते आ रहे हैं, क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक शक्तिशाली और भयानक भेड़िया मानव है जिसे अंग्रेजी में वेयरवुल्फ कहा जाता है, जिसकी प्यास इंसान के खून से बुझती है। वह और उसका परिवार पीढ़ियों से एक अभिशाप होते आ रहे हैं। और वैसे तो इस श्राप का असर पूरे परिवार पर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा कष्ट इसी कुल के राजा को भुगतना पड़ता है। और वर्तमान में इस राजवंश के राजा रेयांश रॉय हैं। इधर ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर की हालत खराब हो गई थी। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ कहे, रेहान उसके शरीर की गंध को अजीब तरीके से सूंघता है और कहता है, यह मानव जाति का बहुत बड़ा दोष है। कुछ भी करने से पहले गहराई से यह नहीं सोचते कि जो वह करना चाहते हैं वह उनके लिए जरूरी है या नहीं।
अब मरो। इतना भयानक व्यवहार और बातें सुनकर रेयांश की कार का ड्राइवर लगभग रेहान के पैरों पर गिर जाता है और रुंधी हुई आवाज में कहता है, सर, मैं सिर्फ 1 मिनट देर से आया हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती नहीं करूँगा। उद्धरण चिन्ह। रेहान ने उस आदमी की बात को अनसुना करते हुए अपने गार्डों को उस आदमी को ले जाने का इशारा किया। इस शख्स ने रेयांश के असली ड्राइवर को मार डाला था और उसकी जगह नकली मूंछें, दाढ़ी और बाल लगा लिया था। उसे पहचान पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। लेकिन रेयांश ने बिना उसकी ओर देखे उसके शरीर की गंध सूंघकर ही उसे पहचान लिया था। लेकिन वह ये नहीं जानता था, तो उसे कुछ समझ नहीं आया। इतनी सावधानी के बावजूद ये कैसे संभव है? अब उसे एहसास हुआ कि उसकी असलियत रेयांश को बहुत पहले ही पता चल गई थी, तभी तो वह इतने समय तक चुप रहा। क्योंकि वह अपनी उचित सजा का इंतजार कर रहा था। अब क्या करेगा? जो एक बार औंधे मुंह गिर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। लेकिन क्या आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है? इतना सोचने का समय नहीं है। उसके सामने जो व्यक्ति है वह बिजनेस वर्ल्ड में इंसानों की भैंस में छुपा हुआ एक खौफनाक भेड़िया मानव है। उसके हृदय में दया नहीं है। और यह जानकारी उसे बहुत पहले से पता थी। डरा हुआ आदमी रेहान के पैरों के पास गिर पड़ा और रोने लगा। सर, यहाँ मेरी गलती कहाँ है? सर, मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ। उन लोगों ने मुझे सर की पूरी डिटेल्स इंफॉर्मेशन निकालने के लिए रखा था। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए सर, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा और कभी लौटकर नहीं आऊंगा। ड्राइवर की बात सुनकर रेहान ने फिर से एक जंगली जानवर की तरह उसके शरीर से आने वाली गंध को फिर से सूंघने के बाद अपने तेज नोकीले दांत दिखाते हुए बोला, तुम्हारे शरीर की गंध बताती है कि तुम दूध से धुले हुए अच्छे इंसान नहीं हो। बहुत बुरा आदमी है। कई महिलाओं को बुरा कर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। अपने बारे में सच्चाई सुनकर वह हैरान रह गया, क्योंकि वह एक प्राइवेट जासूस हो सकता है, लेकिन इस पैसे के लालची व्यक्ति ने पैसे के लिए हत्या, हवस और यहाँ तक कि सच्चाई को छिपाकर कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है। रेहान उसे चौंक कर देखता हुआ पाकर भी किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता है। उसने उसकी ओर कठोरता से देखा और शांत लहजे में कहा, उसके बारे में जानने की कोशिश करना ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जो तुम्हें मौत के मुंह में ले आई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इतनी बड़ी गलती करके तुम्हें आसान मौत मिल रही है, वरना इतनी आसान मौत किसी को नहीं मिलती। इतनी डरावनी बातें सुनकर डर के मारे ड्राइवर चिल्लाया और रोने लगा। वह जान की भीख मांगते हुए बोला, सर, कृपया मुझे जाने दो। मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। मैं तुम लोगों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। सर, बहुत बड़ी गलती हो गई है, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। ड्राइवर की बात सुनने के बाद रेहान ने कठोर और भावहीन दृष्टि से अपने आसपास खड़े लोगों को इशारा किया। बेवकूफ आदमी, सर के बारे में जानकारी साझा करने से पहले हमारे बारे में जानकारी जुटाने की जरूरत थी। तुम खड़े क्यों हो? अपने उपहार का आनंद ले, सर ने तुम लोगों को खुद दिया है। ये कहते हुए रेहान अपने दांतों और हाथों से अपनी भयानक बड़ी नुकीले नाखून दिखाता है। ये देख ड्राइवर की चीख निकल गई, और उसे चिल्लाता देख वहां मौजूद सभी लोगों ने अपनी सुनहरी आंखें और मुंह से निकले हुए तेज दांत दिखाए। अब एक पल भी वक्त बर्बाद न करते हुए वे उसे गहरे जंगल में खींच ले गए। वह आदमी चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। ड्राइवर को ले जाने के बाद रेहान कहता है, हमारे सर के अस्तित्व को जानने में बहुत दिलचस्पी थी। अब देखिए कैसे ये इंसान रूपी भेड़िए तुम्हें जिंदा फाड़ देते हैं। रेहान उस आदमी को छुड़ाकर सीधे कमरे में घुस गया और सोफे पर राजा की तरह बैठा हुआ रिंगिश के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, सर, उस व्यक्ति का निपटारा कर दिया गया है। अब उन्हें क्या करना चाहिए? रेयांश भयानक आवाज में आगे खड़े लोगों को देखता है और रेहान से कहता है, रेहान, इन लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा मैं खुद ही इन लोगों को दूंगा। मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता हूँ पल पल दर्द से तड़पते हुए जिंदा मौत के मुंह में जाते हुए कितना दर्द होता है।
रेहान ने रेयांश की बात सुनकर सिर हिलाकर हाँ कहा। रेयांश सभी पर भयानक दृष्टि डालते हुए कहता है, रेहान, उन्हें बहुत शौक है दुनिया के सामने मेरा असली रूप लाने का, मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निजी क्षणों को रिकॉर्ड करके मुझे ब्लैकमेल करने की योजना बनाने का। जैसे ही रेनश ने बोलना समाप्त किया, एक बंदी ने कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने जो किया मैडम के ऑर्डर अनुसार किया। उद्धरण चिन्ह। तभी जंगल से दर्द भरी एक भयानक चीख गूंजने लगी। वह चीज इतना दर्दनाक था कि सबके रूह कांप गई, जिसे सुनकर भाई पर मौजूद लोगों की रूह कांप उठी। कहावत है, मौत का इंतजार करना मौत से भी बदतर और दर्दनाक होता है। लेकिन यहाँ मौत बनकर बैठे रेयांश को देखकर उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जंगल के अंदर से आ रही भयानक चीखें सुनकर वहां मौजूद लोगों को साफ समझ आ गया कि वहां क्या हुआ है। और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वे और भी अधिक डर गए। लेकिन जो लोग कैद थे वो तो मौत का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए मौत कैसी होगी, वह कितना दर्दनाक होगा, वे इसके बारे में सोच सोच कर डर से मरे जा रहे थे। लेकिन मौत उनके माथे पर तो थी पर आसान नहीं। वे आपस में इतना ही सोच रहे थे, तभी उन्हें रेयांश की भयानक आवाज सुनाई दी। वह कहता है, मुझे बताओ कि तुम्हें मरने से पहले मैं क्या सुनना चाहता हूँ। रेयांगश के बात खत्म होने के अंत में बंदी लड़कों में से एक ने कहा, महोदय, हम निशा मैडम के लोग हैं। हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा वह हमसे कहती हैं। कल हम वो सब काम कर रहे थे जैसा उन्होंने कहा था। जैसा कि उन्होंने कहा, हमने आपकी शराब में नशीला पदार्थ मिलाया है, क्योंकि वह आपके साथ वन नाइट स्टैंड करना चाहती थी। जैसा उसने योजना बनाई थी वैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ उलट पुलट हो गया। उसकी जगह वह मासूम लड़की जिसे हम में से कोई नहीं जानता, आपकी हवस का शिकार हो गई थी। उद्धरण चिन्ह। वो आदमी रुका तो रेहान बोला, सर, उस कमरे में नहीं गए जहां निशा ने कैमरा फिट किया था। लेकिन सर, जिस कमरे में गए थे उस कमरे में कैमरा कैसे आया। उद्धरण चिन्ह। रेहान का सवाल सुनकर उनके सिर पर आसमान टूट पड़ा। वे सोच नहीं पा रहे थे कि क्या उत्तर दें। लेकिन जवाब तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए मौत की सजा और भी भयानक हो जाएगी। उनमें से एक कहता है, आपने मैडम की बात सही कही, लेकिन हम उनके निर्देशानुसार सर का पीछा करते हुए उस कमरे तक पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर हमने जो देखा वह हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, और उससे भी बड़ी गलती ये थी। अपने फोन का कैमरा चालू करके वहां रखना। लोगों की बातें सुनकर रेयांश को कल रात हुई सारी घटनाएं याद आती रहीं। एक मासूम लड़की पर उसके अत्याचार की घटना। रेयांश अपनी हैंडसम गुड लुकिंग पर्सनैलिटी के लिए लड़कियों के बीच काफी मशहूर हैं। लेकिन उन्होंने कभी किसी लड़की के साथ कुछ बुरा नहीं किया। लेकिन उसने नशे के द्वारा किए गए अपराध के लिए एक निर्दोष लड़की का जीवन बर्बाद कर दिया था। ये याद करके बार बार रेंगश की आंखों के सामने उस लड़की का दर्द और आंसुओं से भरा प्यारा मासूम चेहरा तैर रहा था। उसे लड़की की दर्द से भरी हुई चीखती हुई आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, दर्द हो रहा है, छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही ये दृश्य रेयांश की आंखों के सामने फ्लैशबैक की तरह आया, वह और अधिक क्रोधित हो गया। वह कहता है, तुम्हारी मैडम, जिसने बहुत घिनौना काम किया है, इसके लिए मैं उसे ऐसा दंड दूंगा जिसके बारे में वह सपने में भी नहीं सोच सकती। अभी तो तुमने उसकी मदद करके जो घिनौना पाप किया है, उसके लिए मैं तुम्हें जीते जी नरक के दर्शन कराऊंगा। उद्धरण चिन्ह। रेयांश ने वहां मौजूद एक शख्स की तरफ देखा तो वह शख्स आगे आया और फर्श पर प्रेम हुए चारों लोगों के हाथ खोल दिए। जैसे ही रेयांश ने अपने हाथ खोले तो लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। रेयांश, उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, ये जानकर वे मरने से पहले डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन उनकी चीख की आवाज सुनकर वह और भी क्रोधित हो गया। रेयांश ने पूरे स्टाइल में रेहान की तरफ देखा और कहा, इन लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग बाहर चले जाएं और दरवाजा बंद कर लें। रेयांश का इशारा समझकर वहां मौजूद सभी लोग रेहान के इशारे की तरह तुरंत कमरे से बाहर निकल गए।
और रेहान बाहर जाने से पहले कमरे के अंदर की एक खिड़की खुली हुई छोड़ देता है और उस खिड़की से चांद की रोशनी सीधे रेयांश के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही चांद की रोशनी रेयांश पर पड़ती है, उसका स्वरूप धीरे धीरे बदल जाता है। सुंदर आंखों का रंग सुनहरे रंग में बदल जाता है। हाथों और पैरों के नाखून बड़े नोकीले हो जाते हैं। कुछ ही समय में वह एक भयानक जानवर में बदल जाता है। रेयांश को रूप बदलता देख उन लोगों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन पूरा ध्यान उसी पर था। कुछ ही क्षणों में जब उन्हें लगा कि उनके सामने कोई बहुत बड़ी परछाई खड़ी है, तो डर से कांप रहे लोगों ने धीरे से अपनी आंखें खोली और 10 फुट ऊंचे भयानक राक्षस को अपने सामने खड़ा देखकर चौंक गए। वे इतने डरे हुए थे कि कुछ लोगों ने वहीं खड़े होकर पेशाब कर दिया। उनका भयानक रूप देखकर वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे रन और चिल्लाने लगे, क्योंकि उन लोगों को साक्षात यमराज का दर्शन जो हो चुका। अब रेयांश उनके साथ क्या करेगा? रेयांश इस समय पूरी तरह से वेयरवुल्फ फॉर्म में था। भूरे बालों के साथ उसका स्वरूप बहुत ही विकराल था। उसकी सुनहरी आंखें आग से चमक उठी। मुंह से 2 नुकीले दांत निकल आए। रेयांश अपनी डरावनी आवाज में उनसे कहती है, क्या हुआ? मौत को सामने देखकर ही तुम्हारा ये हाल हो गया। अब तुम लोग देखो डर और दर्द क्या होता है। ये कहते हुए रेयांश उनकी तरफ बढ़ गया। देखते ही देखते मौत की आगोश में समा जाने से पहले उन लोगों की वेदना, दर्दनाक चीख से घर सहित पूरा जंगल कांप उठा। रेहान समेत घर के बाहर खड़े सभी गार्डों ने चीखें सुनी और उन्हें एहसास हुआ कि वे दर्दनाक मौत मर रहे हैं। बाहर खड़ा रेहान उसकी भयानक क्रूरता से भयभीत है। वह अपने आप से कहता है, मुझे नहीं पता कि यह क्रूरता कब खत्म होगी। क्या वह जीवन भर ऐसा ही रहेगा? तुम्हारे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो इस पत्थर दिल के पीछे छुपे नर्म दिल इंसान को बाहर ला सकता है। मुझे आज भी उसका उज्जवल मुस्कुराता हुआ चेहरा याद है, जिसके दिल में सिर्फ प्यार था। लेकिन कुछ साल पहले एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। अगर वो हादसा न होता तो आज सब कुछ सामान्य होता। उस दिन के बाद से आज उसने खुद को इतना क्रूर बना लिया है कि हर कोई उसकी तरफ देखने से डरता है। मुझे उससे डर भी लगता है। मैं चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आए, इससे उसकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तुम कहाँ हो? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण। रेहान उसकी जिंदगी में एक ऐसी लड़की चाहता था जो उसकी जिंदगी बदल दे, लेकिन वह नहीं जानता था रेयांश कोयल रेड अनजाने में उसकी जिंदगी में आ गई है, जिसका मधुर चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आकर उसे बेचैन कर देता है। रेहान कुछ पुरानी यादें याद कर रहा था और मन ही मन बातें सोच रहा था। तभी दरवाजा खुलते ही रेयांश की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी। रेहान, तुझे पता है ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सब जल्द से जल्द साफ करें। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़े आम इंसान की तरह खून से लथपथ रेयांश का भयानक चेहरा देखकर वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे। इस समय रेयांश का चेहरा, हाथ और चेस्ट खून से लथपथ थे। वह खून से नहाया हुआ बाहर आया। उसके इस रूप को देखकर साफ लग रहा था कि उसने कमरे के अंदर हैवानियत की हदें पर कर बाहर आया है। रेयांश उस घर के अंदर दूसरे कमरे में चला जाता है। रेयांश जाने के बाद जैसे ही रेहान कुछ गार्डों के साथ उस कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो सामने का भयानक मंजर देखकर वे भी सहम गए। पूरा कमरा खून से लथपथ था। फ्लो में उन लोगों के शरीर के कई टुकड़े थे। उनके शरीर की हालत देखकर साफ पता चल रहा था रेयांश ने उन्हें जिंदा कैसे फाड़ डाला। आगे ये मंजर कितना भयावह होगा, रेहान या उसके लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। कमरे के अंदर इन चारों लोगों की ये हालत देखकर रेहान के दिमाग में कुछ आया और उन्होंने कहा, पहले भी कई लोगों ने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की है, लेकिन इतनी खतरनाक मौत उन लोगों को नहीं दी गई। फिर ऐसा सिर्फ इन लोगों के साथ ही क्यों? उद्धरण चिन्ह। जब यहाँ इतना कुछ हो रहा था, तभी नेहल के नर्सिंग होम के बिस्तर पर लेटी हुई लड़की की नजर आश्चर्यजनक रूप से उस लड़की पर पड़ी, जो धीरे धीरे और अपने आप ठीक होने लगी। इस समय लड़की के बिस्तर के बगल में उसकी देखभाल करने वाली उसकी प्यारी सहेली थक कर लेटी हुई थी, इसलिए वह ये दृश्य नहीं देख सकी।
लेकिन वहीं खड़ा कोई इस दृश्य को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर नेहल हैं। वह लगभग 2 घंटे बाद अपने जान की जांच करने के लिए वापस आया और बिस्तर पर लेटी हुई आभा को फिर से देखा। आभा एक खूबसूरत, प्यारी, मासूम, शांत और बुद्धिमान लड़की है। और उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह अपने दोस्तों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और इसी वजह से वह अपने दोस्तों का दिल है। खासकर डॉक्टर नेहल। आभा तो उसकी पूरी दुनिया ही है। नेहल, यहाँ जो चमत्कारी दृश्य हुआ उसे देखकर वह आश्चर्य की चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने आभा के मासूम, मधुर चेहरे की ओर देखा और आश्चर्यचकित स्वर में मन ही मन बुदबुदाया। क्या हो रहा है मेरे जिगर के टुकड़े के साथ? मैंने अपने पिता के जन्म में भी ऐसा चमत्कारी दृश्य कभी नहीं देखा। किसी का शरीर इतनी जल्दी अपने आप कैसे ठीक हो सकती है? रेयांश अगले कमरे में वॉशरूम चला जाता है और ठंडे पानी सवार के नीचे खड़े होकर नहा रहा था और एक हाथ दीवार पर रखकर खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हरकतें कुछ इस कदर थी जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके अंदर कई अनकही दर्द है जिससे वह अंदर ही अंदर घुट रहा था और खुद से लड़ रहा था। मगर इस वक्त न जाने किसी का चेहरा दर्द से भरा हुआ आंसू बहते हुए किसी से गिर गिर कर अपनी जान की भीख मांग रही थी। वह दर्दनाक चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जा रहा था और उसे लड़की के चेहरा उसका दर्द से चीखने की आवाज उसके दिल को चलनी कर रही थी। यह ऐसा है जैसे वह अपने आप से युद्ध कर रहा हो। इस दौरान शौव से निकल रहे ठंडे पानी ने उसके शरीर का सारा खून धो दिया और उसका गुस्सा ठंडा कर दिया। लेकिन उसके मन में जो तूफान उठा, वह इसे शांत नहीं कर सका। न चाहते हुए भी उस लड़की का प्यारा चेहरा बार बार रेयांश के सामने आ जाता था। उसकी लाल आंखें आंसुओं से भीग गईं। डर से कांपते छोटे छोटे लाल होंठ उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे और उसे लड़की के बदन से निकला हुआ वह जाना पहचाना महक उसे और भी ज्यादा पागल कर रही थी। उसने कितनी भी कोशिश की, वह उस लड़की का चेहरा और उसकी आवाज अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। परेशान होकर रेयांश ने बाथरूम की दीवार पर 2-4 बार मुक्का मारा और अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। लेकिन इस बार फिर उसकी आंखों के सामने लड़की का दर्द और आंसुओं से भरा लाल चेहरा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। रेयांश ने झट से अपनी बंद आंख खोली और कहते हैं, जीवन में पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। 1000 कोशिशों के बाद भी मैं उस लड़की को क्यों नहीं भूल पाता। वह लड़की बार बार मेरी आंखों के सामने आकर मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। इतना कहने के बाद रेयांश बड़ी मुश्किल से शांत हुए और लंबी सांस लेकर बोला, मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता था फिर भी उसने मुझे बिना बताए छोड़कर कैसे चली गई। और अब वह बार बार मेरे दिमाग में आकर और मुझे परेशान कर रही है। ये ठीक नहीं है। मैं उस लड़की को दोबारा नहीं देखना चाहता, क्योंकि अब अगर वो लड़की मेरे सामने आए तो फिर मैं कमजोर हो जाऊंगा और मैं कमजोर नहीं होना चाहता। मुझे उस लड़की से दूर रहना होगा, वरना वो लड़की मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। उद्धरण चिन्ह। खुद से इतनी बात करने के बाद रेयांश फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आता है। फिर उस कमरे में रख हुआ अलमारी से एक सफेद शर्ट और काली पेंट पहनकर तैयार हो गया। वहीं सोफे पर बैठकर उसने टेबल पर रखा फोन उठा लिया और उस फोन को उठाते ही उसे कुछ याद आ गया। और जैसे ही उसे ये याद आया तो वो फोन के अंदर वीडियो देखने लगा। वीडियो ऑन होते ही उनके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। ये वीडियो वह सब था जो कल रात हुआ था जिसे वह आदमी रिकॉर्ड कर रहा था। फ्लैशबैक। अक्टूबर का महीना। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। आर रॉयल होटल 15वीं मंजिल पर एक वीआईपी कमरे के अंदर कांच की दीवार के सामने खड़ी एक 21 वर्षीय लड़की बाहर हो रही मूसलाधार बारिश को देख रही थी। फिर खुद से ही वह बोली, इतनी देर हो गई है, मैं घर कैसे जाऊं? बाहर जो बारिश हो रही है वह जल्दी रुकने वाली नहीं दिख रही है। मुझे लगता है मुझे इस होटल में रात बितानी होगी। माँ बहुत चिंतित होगी। मैं एक काम करती हूँ, माँ को सब कुछ बता देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर लड़की ने फोन करके अपनी माँ को सारी बात बता दी।
इस लड़की का नाम आभा है। मासूम, कोमल दिल वाली 21 साल की आभा मित्रा, बेहद खूबसूरत, आकर्षक दिखने वाली एक सुंदर लड़की। कद 5 फुट 4 इंच, त्वचा का रंग दूधिया गुलाब की पंखुड़ियां जैसे सुंदर प्यारे होठ, कमर तक लहराते काले घने लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसकी पालकी भी बहुत बड़ी बड़ी और उससे भी ज्यादा सुंदर है। उसका आकर्षण इतना खूबसूरत जो भी देखे उसमें डूबना चाहे। कुल मिलाकर वह बेहद खूबसूरत हैं। उनका ये मंत्रमुग्ध कर देने वाला हुस्न जो एक बार देख ले तो देखता ही रह जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा खूबसूरत है उसका दिल जिसमें सबके लिए सिर्फ प्यार बसता है और वह अपनों के लिए अपनी जान भी दे सकती है बिना कुछ झिझक के हंसते हंसते। और यही है उसकी खूबसूरती की असली राज। वह बहुत ही सुंदर है। आज वह एक खास मकसद से एक खास शख्स से मिलने के लिए यहाँ आई थी। लेकिन बाहर भारी बारिश के कारण उन्हें मजबूरी से होटल के इस कमरे में रहना पड़ा। वहीं दूसरी ओर आर रॉयल होटल रेयांश का, इस होटल की 14वीं मंजिल पर बार के एक कोने में रखे सोफे पर रेयांश रॉय पूरे एटीट्यूड के साथ राजा की तरह बैठे थे। रेयांश जितना खूबसूरत है उतना ही आकर्षक भी, लेकिन इसकी हकीकत उतनी ही भयावह है। रेयांश अपनी ठंडी मगर जल्दी हुई निगाहों से अपने सामने सिंगल सोफे पर बैठे व्यक्ति को देखकर कहता है, मिस्टर मित्रा, मेरा कर्ज चुकाने के लिए केवल 7 दिन बचे हैं। इस बीच तुम्हें मेरा 500 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना होगा। अगर इस बीच तुम मेरा कर्ज नहीं चुका पाए, फिर अगले ही दिन तुम्हारी सारी संपत्ति नीलाम कर दी जाएगी। रेयांश की बातें सुनकर मिस्टर मित्रा ने चिंतित स्वर में कहा, प्लीज मिस्टर राय, मुझे कुछ दिन और दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ आपका पूरा पैसा लौटा दूंगा। उस पर, यदि आप मुझे कुछ और समय नहीं देंगे तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, प्लीज। तभी वही दूसरी तरफ एक लड़की रेयांश के लिए ले जाना रेड वाइन वाले एक ट्विटर को अपने पास इशारे से बुलाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और उसे ढेर सारा पैसा देते हुए कुछ बोल देती है। उस लड़की के कहे अनुसार वह बेटा भी बिल्कुल वैसा ही करता है और वह ड्रिंक ले जाकर रेयांश को दे देता है। किसी बड़ी साजिश से अनजान रेयांश ने टेबल पर रखा रेड वाइन का एक ग्लास पीने के बाद मिस्टर मित्रा की ओर देखते हुए पीने के लिए एक और ग्लास रेड वाइन का उठाया और पूरे एटीट्यूड से देखते हुए कहा, मिस्टर मित्रा, मेरे राइवल कंपनी के साथ मिलकर मुझे बर्बाद और मुझे मारने के बारे में सोचने से पहले तुम्हें 2 बार सोचना चाहिए था। रेयांश की बातें सुनकर मिस्टर मित्रा डर गए और सोफे से खड़े हो गए। उसे इस तरह डरा हुआ खड़ा देखकर रेयांश कहता है, अभी 7 दिन और हैं मिस्टर मित्रा। अब सब कुछ आप पर निर्भर करता है। मरना तो तुम्हें वैसे भी है, लेकिन फिर भी 7 दिन में पूरा पैसा लौटाओ और अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश कर लो, क्या पता बच भी जाओ। इतना कहने के बाद बगल में खड़े रेयांश ने दोनों गार्ड में से एक की तरफ देखा और इशारा किया, जिस गार्ड का नाम बीरू है। उन्होंने वहां से मिस्टर विनय मित्रा को लिया और होटल से चले गए। एक शब्द में उन्हें बेइज्जत और धक्के मार कर अपमानित करते हुए बाहर निकल गया जो बहुत ही शर्मिंदगी से भरी हुई थी। रेयांश का दाहिना हाथ बीरू रेहान जैसा है, बहुत खास। इस दौरान अपमानित होने और होटल से बाहर निकाले जाने के बाद गुस्से में तमतमाता हुआ मिस्टर मित्रा रेयांश के द्वारा अपमानित को याद करते हुए कहता है, मैं जल्द ही तुमसे इस अपमान का बदला लूंगा। 7 दिन तो बहुत है, मुझे सिर्फ आज रात का इंतजार है, उसके बाद सब कुछ मेरे हाथों में आ जाएगा। बस एक बार वह उन लोगों के हाथ लग जाए, फिर 500 करोड़ रुपए सीधे तुम्हारे मुंह पर लाकर पहले मारूंगा, उसके बाद तुम्हारा जान लूंगा। ये कहने के बाद गुस्से और श्रम से लाल हो चुका मिस्टर विनय मित्र ने वहां पर खड़ा होकर किसी को कहा और फिर कर लेकर निकल गए। वहीं दूसरी ओर रेड वाइन पीने के बाद रेयांश धीरे धीरे नशे में धुत हो जाता है। उसके सिर पर ठंडक चढ़ गई, उसे असामान्य रूप से गर्मी महसूस होती है। उसके बदन में मानो आग जल रही थी। ठीक वहीं थोड़ी दूर बार काउंटर पर ब्लैक कलर की 1 पीस शॉर्ट ड्रेस में हाथ में ड्रिंक लिए खड़ी वही लड़की काफी देर से रेयांश को वासना भरी नजरों से देख रही थी। और इस लड़की का नाम था निशा। हाथ में ड्रिंक पीने के बाद उसने गिलास बार काउंटर पर जो बड़ी नजाकत से रख दिया। फिर वहां पर उपस्थित कुछ लोगों को कुछ निर्देश देने के बाद
बड़े ही कातिलाना अंदाज में शैतानी मुस्कान के साथ रेयांश की ओर देखा और कहा, 600 करोड़ रुपए की डील के बदले मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती थी, लेकिन आपने मेरा अपमान किया और कंपनी के साथ सभी सौदे रद्द कर दिए, जिसके लिए मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा मिस्टर रेयांश रॉय। और आज मैं आपसे उस अपमान का बदला लूंगी मिस्टर हैंडसम। आज देखूंगी तुम मुझे खुद से दूर कैसे रखते हो। इतनी बात करने के बाद चेहरे पर हल्की मुस्कान लेकर वह धीरे धीरे रेयांश की ओर चलकर जाती हुई और मन ही मन सीडिक्टिव की आवाज में कहा, आज तुम मुझे अपने से दूर नहीं रख सकते हैंडसम, क्योंकि मैंने तुम्हें एक दवा दी है जिसका कोई मारक नहीं है। ये दवा आपके शरीर का तापमान इतना बढ़ा देगी कि आप नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे। आप जो नहीं करना चाहते, आप वो सब करने पर मजबूर हो जाएंगे। आज तुम्हें अपने प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, सिवाय बदन में लगी गर्मी के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई नहीं देखा। अगर आप खुद पर काबू रखने की कोशिश करेंगे और किसी के करीब नहीं जाएंगे, तो इससे आपके शरीर के अंदर लावा की तरह जलने वाली गर्मी इस हद तक बढ़ जाएगी कि तुम खुद को ही मार डालोगे। उद्धरण चिन्ह। वर्तमान में वुल्व्स बोनश का किंग एक शपित वेवुल्फ है, और वो है रेयांश रॉय। वुल्व्स जाति का रॉयल किंग रेयांश रॉय शापित होने के कारण हर पूर्णिमा की रात को न चाहते हुए भी उसे पूर्ण भेड़िया मानव रूप धारण करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह पूर्णिमा की रात को अपने असली रूप में होता है, तो वह अपने सबसे भयानक रूप में होता है, और इस रूप से छुटकारा पाने के लिए उसे हर पूर्णिमा की रात को ताजे मानव रक्त से अपनी खून की प्यास बुझानी पड़ती है। और आज पूर्णिमा की रात है। मिस्टर मित्रा से मुलाकात के दौरान रेयांश को लगा कि उसका असली रूप सामने आ जाएगा, और इसलिए उसने थोड़ी देर के लिए अपनी वास्तविकता को दबाने के लिए बिना सोचे समझे 2 गिलास रेड वाइन पी लिया था। वास्तव में रात का निशाचर प्राणी पिशाच होने की वजह से वेयरवुल्व्स किसी भी प्रकार का मादक पानी पीने से नशे में नहीं आते हैं, बल्कि वे थोड़ी देर के लिए अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए मादक पानी पीते हैं। लेकिन यहाँ एक साजिश का चलते तो सब उल्टा है गया था। केवल 2 गिलास रेड वाइन पीने के बाद रेयांश बहुत नशे में हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, और ये लत धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा रही है। वह इतना नशे में धुत हो गया था कि खुद के ऊपर से कंट्रोल खोने लगा था। निशा वहां से थोड़ी दूर खड़ी होकर रेयांश की स्थिति का मजा ले रही थी। रेयांश, जो सोफे पर चुपचाप बैठा शरीर में अचानक हुए ऐसे बदलाव का कारण समझने की कोशिश कर रहा था। तब रेहान, जो उसके बगल में खड़ा था, उसने रेयांश के शरीर में अचानक हुए इस बदलाव को नोटिस कर लिया था। वो झट से उसके पास बैठ जाता है और उससे कहता है, प्रॉब्लम है कोई? रेयांश ने अपने माथे को 2 उंगलियों से दबाया और बहुत धीमी आवाज में कहा, किसी ने ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दिया। रेयांश की बातें सुनकर रेहान तनाव में आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। रेहान ने पास खड़े एक गार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके पता करो, इसमें क्या मिलाया गया है। रेहान की बात सुनकर गार्ड रेड वाइन का गिलास और बोतल लेकर चला गया। रेहान अच्छी तरह समझ गया, यहाँ कोई है जो रेयांश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और यह महसूस करते हुए उसने अपनी शिकारी नजर और तीव्र बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिया। रेहान को पता है कि कुछ ही देर में रेयांश अपने असली रूप में आ जाएगा, और फिर वह पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। तो उसने रेयांश को कहा, सर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए, मैं इस मामले को देख रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद रेहान ने उसे कुछ इशारा कर समझाया, तो उसका इशारा समझते ही रेयांश वह उठकर चला गया। दूर खड़ी निशा उसे पूरी तरह से नशे में और खाली गलियारे से जाते हुए देखती है। वह लड़खड़ते कदमों से अकेले चल रहा था और धीरे धीरे अपने शरीर से सारे कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। इधर हाई हील्स पहने, चेहरे पर दूनी वर्क का मेकअप चेहरे में लगाए खूबसूरत बनकर निशा रैंप वॉक करते हुए पूरे एटीट्यूड के साथ रेयांश के सामने आई। निशा कामुक और वासना भरी नजर उस पर डालती है और कहती है,
कुछ ज्यादा ही हॉट और हैंडसम है। क्या तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ? मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हैं। क्या तुम जानते हैं मैं तुम्हें ये बातें बताने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। नशे में चूर रेयांश ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपनी गुस्से में लाल पर चुकी नजरें निशा पर डाली और चुपचाप खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। रेयांश की नशीली निगाहें अपनी ओर देखकर निशा असभ्यता की सारी हदें पार कर जाती है और अपनी ड्रेस को सीने से थोड़ा नीचे खींचती है, जिस वजह से उसका क्लीवेज आदि से जदा दिखाई दे रहे थी। उसे इशारे में दिखाते हुए रेयांश से कहती है, देखो मैं कितनी सेक्सी हूँ। लेकिन रेयांश नशे में होने का बावजूद एक बार भी इस पर नजर नहीं डालता। उसे इस तरह अपनी उपेक्षा करते देख निशा फिर से कहती है, मुझे तुम्हारा ये हॉट ब्रोकन एटीट्यूड बहुत पसंद है। तुमको पता है कितने मर्द मेरे साथ एक रात बिताने के लिए पागल हैं और तुम मुझसे दूर भागते हो। इतना बोलने के बाद निशा उसके करीब आए और बोली, लेकिन मुझे देखो, मैं तो बस तुम्हारा ही दीवानी हूँ। एक बार तुम अपनी प्यार भरी नजर मुझ पर डाल कर तो देखो, मैं कितनी सुंदर हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये बातें कहते हुए निशा उसके बहुत करीब आ गई। निशा। रेयांश को छूने से पहले वह निशा का गला अपने मजबूत हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, खूबसूरत, और तुम, हमम, मैंने अपने लाइफ में तुम्हारे जैसी कुरूप स्त्री कभी नहीं देखी। जो महिलाएं अपनी कुरूप की वजह से जानी जाती हैं, मेरी नजर में तुम उससे भी ज्यादा गिरी हुई और बदसूरत हो। इतना कहकर उसने निशा को एक झटके से जमीन पर गिरा दिया और रेहान से बोला, जो उसके पीछे खड़ा था, रेहान, मुझे लगता है कि यह बदसूरत औरत अपनी जवानी ठीक से आनंद नहीं ले पा रही है। उसे ले जाओ और अपने आदमियों से कहो, इसके अंदर की आग पूरी तरह शांत होने तक काम में लगा रहे, उसकी जवानी का आनंद लो, वह भी अपनी अंदाज में। और तुम अच्छी तरह जानते हैं कि जब सबका मन भर जाए तो उनके साथ क्या करना है। असल में बार में निशा की मौजूदगी और रेयांश को तिरछी नजर से देखते देख रेहान को तुरंत शक हो गया था और इसलिए उसने रेयांश की ओर इशारा किया और समझा दिया था। रेहान रेयांश के कहे अनुसार कठोर दृष्टि से निशा की ओर आया और उसके कहे अनुसार कई सारे गार्ड्स आए और निशा को पकड़ लिया और उसे चखने तक की समय न देते हुए उसका मुंह बंद कर वहां से उठाकर लेकर चले गए। इस दौरान कुछ जोड़ी आंखें धीरे धीरे इन सभी दृश्यों को देख रही थी और छुपे हुए कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। वहीं दूसरी ओर पूर्णिमा की रात है, उसके ऊपर दवा के कारण रेयांगश की हालत दुगनी रफ्तार से खराब हो रही थी। उनके शरीर में दो बदलावों के कारण उनकी पीड़ा का स्तर भी दोगुना हो गया। वह अपने आप को कैसे नियंत्रित कर कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। कुछ ही समय में उसकी सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसके हाथ पैर के नाखून बढ़ने लगे, आंखों का रंग बदलकर सुनहरा हो जाता है। वह अपने निजी कमरे में जाने के लिए लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करता है और 15वीं मंजिल तक पहुंचता है। शरीर के अंदर और बाहर कष्ट के कारण सीढ़ियां चढ़ते समय वह अपनी नेकटाई, कोट, जूते, बेल्ट, कलाई घड़ी उतार देता है और कमरे की ओर बढ़ जाता है। फिर वह एक कमरे में दाखिल हुआ और अपनी सफेद शर्ट उतारकर फर्श पर फेंक दी और सीधा बिस्तर पर जाकर सो गया। इसी समय रेयांश अपना कमरा समझकर जिस कमरे में दाखिल हुआ, वह किसी और का ही कमरा था। कांच की दीवार के सामने खड़ी आभा बाहर का नजारा देख रही थी और कुछ पुरानी बातों को याद करती हुई वह अपने आप से बोली, इतने सालों के बाद भी उनका स्वभाव अभी तक नहीं बदला है। आज भी इंतजार करने को कह चला गया, नहीं आया। आज भी उनकी बातों का कोई मोल नहीं। उद्धरण चिन्ह। अपनी सोच में गम वह ये सब कह रही थी तभी अपने कमरे के अंदर किसी की मौजूदगी का एहसास होने पर वह पीछे मुड़ी और बिस्तर की ओर आकर देखी। वहां अजीब हालत में एक आदमी उसके बिस्तर पर लेटा हुआ दर्द से करा रहा था और उस आदमी के मुंह से दर्द भरी लेकिन भारी आवाज निकल रही थी। वह बिस्तर पर लेटा हुआ करवटें बदल रहा था और कह रहा था, ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे बहुत प्यास लगी है, ये प्यास मेरी जान ले रही है, कोई मेरी प्यास बुझा दे।
ये आवाज रेयांश के मुंह से आ रही थी। आभा अचानक अपने कमरे के अंदर एक आदमी को इस तरह देखकर बहुत डर जाती है। वह डर के मारे जहां थी वहीं खड़ा रह गया। लेकिन जब उसने उस आदमी की दर्द भरी चीख सुनी, फिर वह धीरे धीरे उसकी ओर चलने लगी। वह आदमी रेयांश था। आभा वह रेयांश के जितना करीब गई, वह उतनी ही स्पष्ट रूप से उसकी दर्द भरी कराहें सुन सकती थी। और उसकी भारी आवाज ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। वहीं दूसरी ओर कमरे के अंदर का मौसम काफी ठंडा था, लेकिन इस ठंडे वेदर भी रेयांश के तन मन किसी को भी शीतल नहीं कर पड़ी थी। डरी हुई आभा धीरे धीरे रेयांश के पास पहुंची और उसे केवल एक काली पैंट में लेटे हुए देखा। और उसके पूरे शरीर में कुछ भी नहीं है। उसका पूरा शरीर आग की तरह तप रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसकी सांसें तेज चल रही थी। आभा रेयांश के पास जाती है और अपनी मधुर आवाज में उससे कहती है, सर, आप कौन हैं? उद्धरण चिन्ह।